नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और देवभूमि उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। देश में कोविड की चौथी लहर की संभावना को लेकर राज्य सरकार भी चिंतित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर कोरोना से बचाव के लिए काम करेगी। इस संबंध में उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से चर्चा की। यूपी और नई दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी के साथ आ रहे हैं और उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बढ़ती गर्मी के साथ पड़ोसी राज्यों से बड़ी तादाद में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। राज्य सरकार खुद मान रही है कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ सकते हैं और बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए सरकार के सामने सब व्यवस्थाएं जुटाने की चुनौती नहीं रह गई है। अब कोरोना की चौथी लहर की संभावनाओं से सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। कोविड मामलों के विश्लेषक और समाजसेवी अनूप नौटियाल के मुताबिक हालांकि उत्तराखंड में कोरोना के मामले अभी कम हैं, लेकिन बढ़ती संक्रमण दर में चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को कोविड का एक मामला आया था, 17 अप्रैल को 8, 18 अप्रैल को 9 और 19 अप्रैल को 12 मामले कोविड के आए। अब हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और दूसरी तरफ चौथी लहर की संभावना नजर आ रही है। बड़ी चुनौती उत्तराखंड सरकार के सामने है क्योंकि एक तो चारधाम यात्रा है, ऊपर से गर्मियों की छुट्टी शुरू हो रही है, तो पर्यटक वैसे भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके लिए व्यवस्था करना, कोरोना पर लगाम लगाना, क्या कुछ तैयारी चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और क्योंकि कोरोना के मामले उत्तराखंड में हालांकि काफी कम है, ये राहत की बात है, लेकिन 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और जैसा कि अभी आपने बताया कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं और भारी तादाद में पर्यटक यहाँ पर उत्तराखंड में आने वाले हैं। इसको लेकर के भी तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं और 3 मई से जो चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी, इस यात्रा के दौरान भी भारी तादाद में तीर्थ यात्री उत्तराखंड आएंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना काल के समय में तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे और जो यात्री हैं वो नहीं आ पाए थे क्योंकि यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो इस वजह से उस वक्त चारधाम यात्रा में उतने यात्री शामिल नहीं हुए थे, लेकिन क्योंकि 2 साल बाद अब तमाम प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार चारधाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्री उत्तराखंड आएंगे। और क्योंकि कोरोना की संभावित चौथी लहर को देखते हुए भी प्रदेश सरकार की ओर से तमाम एहतियात बरतने की तैयारी की जा रही है। और अजय, क्या ये मान लिया जाए कि अगर फिर से कोरोना के केस बढ़ते हैं तो जो राज्य की सीमा है, पिछली बार की तरह या हर लहर में जिस तरह से हमने देखा कि कोविड रिपोर्ट और कोरोना टेस्ट सीमाओं पर होते हुए देखे गए, क्या फिर से शुरू होने की संभावना है? देखिए, क्योंकि पहले के समय में जिस तरह के तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे और जो सीमा है वहां पर टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो फिलहाल अभी इस तरह का कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है और जो तीर्थयात्री हैं या तमाम तरह के जो यहाँ पर सैलानी है वो आ रहे हैं, बेरोक आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि चौथी लहर होश आ सकती है, तो उसको लेकर के प्रदेश सरकार की ओर से सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि एहतियात बरती जाए और अगर इस तरह के मामले अगर लगातार बढ़ते जाएंगे तो उसके बाद जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर अन्य प्रदेशों से, अन्य क्षेत्रों से लोग आएंगे, उनके लिए कोरोना के जो आंकड़े हैं उसको कम करने के लिए तमाम तरह के जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने पहले ही दिशा निर्देश दिए हैं और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार इन सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम है, लेकिन अन्य प्रदेशों में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको बिल्कुल अजय, क्योंकि जो मेन बात है वो ये कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। एनसीआर इलाकों की बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, वहां पर भी केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड के बहुत से छात्र हजारों की संख्या में दिल्ली एनसीआर में पढ़ते हैं
उनका आना जाना, बहुत से लोगों का व्यवसाय के लिहाज से आना जाना, तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड एक पर्यटक प्रदेश है और यहाँ तीर्थाटन के लिए भी भारी तादाद में लोग आते हैं। और 3 मई से जब चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी तादाद में तीर्थ यात्री जब यहाँ आएंगे। और गर्मियों की छुट्टी में जो सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो अगर बॉर्डर इलाके में उनकी टेस्टिंग नहीं होगी, उनको चेक नहीं किया जाएगा कि किसी को कोरोना है या नहीं है, तो जाहिर है कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं कोरोना के वो बढ़ सकते हैं। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि चौथी लहर भी आने की संभावना जताई गई है, उसको देखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और जिस तरह की आशंका आप भी व्यक्त कर रहे हैं, चिंता सभी लोग व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल सबने इस दर्द को झेला है, इस आपदा को झेला है। और यहाँ पर चाहे तीर्थाटन की बात करें, चाहे पर्यटन की बात करें, सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जब भारी तादाद में लोग यहाँ उत्तराखंड आएंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, तो वहाँ पर जो रोजगार कर रहे हैं लोग, चाहे चार धाम यात्रा मार्ग की बात करें, चाहे विभिन्न होटलों में व्यवसायी जो हैं और जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, उनके जरिए जो लोगों का रोजगार है वो रोजगार प्रभावित न हो। और भारी तादाद में लोग आएंगे तो जो आर्थिकी है यहाँ के लोगों की वो बढ़ेगी। लेकिन अगर कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो जाहिर है सब कुछ फिर से प्रभावित होगा और पहले की तरह ही तमाम प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। इस आशंका को देखते हुए सभी लोग चिंता जरूर व्यक्त कर रहे हैं। और भारी तादाद में लोग क्योंकि दिल्ली से आते हैं, अन्य प्रदेशों से आते हैं, पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर विभिन्न धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के लिए आते हैं, तीर्थाटन करने के लिए आते हैं। विभिन्न जगहों पर जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग यहाँ पर पर्यटक बन करके आते हैं, पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, तो जाहिर है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ेंगे और कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो उससे लोग प्रभावित होंगे। और इसी को देखते हुए एहतियात बरतने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और जिस तरह से 3 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, तो जाहिर है कि सबको इस बात को लेकर के चिंतित होने की जरूरत है और एहतियात बरतने की भी जरूरत है। ठीक है, ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार जिले में भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में हुए पथराव के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संतों ने पुलिस और प्रशासन को 7 दिन का समय दिया है। वहीं बुधवार को उप जिलाधिकारी कार्यालय में होने वाले हनुमान पाठ का आयोजन भी नहीं किया गया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर संतों ने टोल प्लाजा पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। बुधवार सुबह स्वामी दिनेशानंद भारती के साथ कई संत और स्थानीय लोग उप जिलाधिकारी कार्यालय पर हनुमान चालीसा पाठ करने निकले थे और इसके बाद वो पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत डाडा जलालपुर गांव से भगवानपुर टोल प्लाजा पर पहुंचकर विधायक ममता राकेश का पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद लोग उप जिलाधिकारी कार्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए रवाना हो गए, लेकिन पुलिस ने इन्हें टोल प्लाजा पर रोक दिया, जिसके बाद यहीं पर उन्होंने हनुमान पाठ किया। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में पुस्तकालय घोटाला मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति और संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका में पक्षकार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा। अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के बाद की तिथि तय की गई है और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि अभी तक पुस्तकालय का संचालन नहीं हुआ, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि पुस्तकालयों का संचालन 2019 में ही हो गया था। चमोली जिले में तेज आंधी तूफान से अचानक लगासू में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि चमोली जिले के कई क्षेत्रों के आसपास तेज तूफान के आने से चारों ओर धूल के गुब्बार ने दुकानदारों और आम लोगों को मुसीबत में डाल दिया। लोग तूफान और धूल धक्कड़ से बचने के लिए दुकानों में घुसने लगे। कई दुकानों के बाहर लगे सामान धूल और कबाड़ से पट गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाला यातायात कुछ देर जहां के तहां ठप हो गया, क्योंकि तेज आंधी और उड़ती धूल से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तेज आंधी करीब आधे घंटे से भी ऊपर रही, हालांकि उसके बाद तेज गर्जना के साथ हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों ने राहत की सांस ली।
उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मसूरी के विकास को लेकर बीजेपी मंडल के अधिकारियों से चर्चा की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी के शीर्ष और राज्य नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उन पर विश्वास कर कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये वही प्रदेश है जिसकी उनके दादाजी द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश की सेवा करी, वहीं उनके पिताजी ने मुख्यमंत्री बनकर सेवा की और आज वो कैबिनेट मंत्री बनकर प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 100 दिन का डॉक्यूमेंट विजन दिया गया है, जिसको लेकर सभी मंत्री अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं और उनके द्वारा अपने विभागों की 4 समीक्षा बैठक की जा चुकी हैं। पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन और कौशल विकास और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी और फिर लागू किया जाएगा। है कि युवाओं कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट युवाओं को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम अपने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में ला के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू उनको स्किल दे सकते हैं और फिर उनको जॉब्स लगाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित कर सकते हैं कंपनीज़ को और होटल इंडस्ट्रीज़ को। और इसीलिए मैंने स्किल डेवलपमेंट की जब पहली मीटिंग ली तो मुझे ये पता चला कि 10,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया। तो मैंने होटल इंडस्ट्री की मीटिंग बुलाई और सारे उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के मैंने लोगों को बुलाया, उनसे वार्ता करी, सारे अधिकारियों को भी बिठाया और मैंने उनसे ये निवेदन किया क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सोर्स अगर कोई है वो होटल इंडस्ट्री है, जो हर 13 जिलों में हर जगह पे कहीं ना कहीं स्थापित है। तो मैंने उनसे निवेदन ये किया है कि आप 10,000 जो हमारे बच्चे हैं उनमें से अभी पता नहीं कितने लोग एम्प्लॉय हो चुके, मैंने उनसे भी एक लिस्ट मांगी होटल इंडस्ट्रीज़ वालों से और अपने ITR डिपार्टमेंट से उनको वो लिस्ट दे दी होटल वालों को जो बच्चे प्रशिक्षित हमने किए थे। और मेरी उम्मीद है कि होटल मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री और हम मिलकर अगर काम करेंगे तो उन 10,000 में से कम 3 से 4 हज़ार बच्चों को हम एम्प्लॉय कराने में सक्षम हैं। देखिए, पॉलिसी एक ही है कि युवाओं कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट युवाओं को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम अपने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में ला के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू उनको स्किल दे सकते हैं और फिर उनको जॉब्स लगाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित कर सकते हैं कंपनीज़ को और होटल इंडस्ट्रीज़ को। और इसीलिए मैंने स्किल डेवलपमेंट की जब पहली मीटिंग ली तो मुझे ये पता चला कि 10,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया। तो मैंने होटल इंडस्ट्री की मीटिंग बुलाई और सारे उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के मैंने लोगों को बुलाया, उनसे वार्ता करी, सारे अधिकारियों को भी बिठाया और मैंने उनसे ये निवेदन किया क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सोर्स अगर कोई है वो होटल इंडस्ट्री है, जो हर 13 जिलों में हर जगह पे कहीं ना कहीं स्थापित है। तो मैंने उनसे निवेदन ये किया कि आप 10,000 जो हमारे बच्चे हैं उनमें से अभी पता नहीं कितने लोग एम्प्लॉय हो चुके, मैंने उनसे भी एक लिस्ट मांगी होटल इंडस्ट्रीज़ वालों से और अपने ITR डिपार्टमेंट से उनको वो लिस्ट दे दी होटल वालों को। मसूरी में देर शाम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लॉयंस क्लब मसूरी के वार्षिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर लॉयंस क्लब के समस्त अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक बार फिर कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनको कांग्रेस पर बड़ा तरस आता है, अब क्या करें, वो सभी बेरोजगार हो गए हैं, उनके सभी धंधे समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो सुनना बंद कर देती है, जब सत्ता से बाहर रहती है तो उनका को दिखाई देना बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि जनता के आभार समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की हाल में 4 प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि जनता ने देखा है कि भाजपा की मोदी, योगी और धामी की सरकारों ने विकास के काम किए हैं, उन्हीं की बदौलत आज पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में दोबारा बनी है। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर कागभुसंडी की पहाड़ियों में हिमखंड पिघलकर नाले में बहने की तस्वीरें कैद हुई हैं और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भ्यूडार के पास इन पहाड़ियों में हिमखंड पिघल रहे हैं। हिमखंड के पिघलने से बर्फ नदी की तरह बह रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर यात्रा तैयारियों में लगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने इसका वीडियो भी बनाया है और कहा कि इस क्षेत्र में हिमखंड का नदी की तरह बहना आम बात है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के जंगल बीते कई हफ्तों से धधक रहे हैं। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। श्रीनगर और श्रीकोट के जंगलों में भी आग ने अपना तांडव मचाया हुआ है। यहां जंगलों की आग तेजी के साथ फैलते हुए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज के पुरुष छात्रावास के पीछे तक पहुंच गई,
जिससे छात्रों और कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारी और तमाम लोग कड़ी मशक्कत करते नजर आए। वन अग्नि को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।